नमस्कार। लाउड नमस्कार। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। प्रदीप जी नमस्कार। 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 हमारे साथ देश के स्टार जर्नलिस्ट प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप सौरभ जी की खासियत यह है कि जिस विभाग का समापन हो गया है पत्रकारिता में, साहित्यकार धीरे धीरे दूर हट गए हैं और सिर्फ पत्रकार बचे हैं। प्रदीप जी दोनों का सम्मिश्रण है और इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और मुझे इनके किसी मित्र ने बताया कि ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और इन सब के बारे में बात करेंगे। पर शुरुआत करेंगे प्रदीप जी, आपका स्वागत करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पत्रकारिता में कैसे आए और अब तक की आपकी पत्रकार जीवन की यात्रा कैसी रही, सुखद रही या दुखद रही? देखिए, मुझे जीवन में अपने किसी काम का भी पश्चाताप कभी नहीं रहता है संतोष। मैंने जो भी किया वो अपने पूरे होशो हवास में किया, इसलिए पश्चाताप का कोई सवाल नहीं और दुखद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और पत्रकारिता इसलिए इस क्षेत्र में इसलिए है कि कुछ कहना चाहते थे, अभिव्यक्ति करना चाहते थे और राजनीति मुझे रास नहीं है। और अगर आपको याद होगा कि जब जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं, और आप उत्तर प्रदेश शायद छात्र युवा संघर्ष वानी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो हम लोग भी इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे थे। मैं जेल भी गया था उस दौरान, कई बार गया जेल, लेवी आंदोलन में जेल गया और उस दौरान मैंने अखबार भी छापा और जयप्रकाश नारायण की एक चिट्ठी भी छापी। उस अखबार का नाम था क्रांति दूत। तो और वो जब रैलियां होती थी उस समय लोग इतने उत्साहित थे कि बदलाव चाहिए, वो संघर्ष था। लेकिन वो राजनीति मुझे रास नहीं। तो मुझे लगा कि मैं कैसे चीजों को बदलने में अपनी भूमिका रख सकता हूँ, क्योंकि हर नौजवान के अंदर अपनी जवानी में एक भगत सिंह तो होता ही है, तो वो भगत सिंह कुलबुला बिल्कुल तो उसने बिल्कुल बिल्कुल। मुझे प्रेरित किया कि लिखना पढ़ना, जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। कभी प्रेस नोट बनाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी दूसरों को वक्तव्य लिखते हैं, सुनते हैं, और आपकी एक अभ्यास में, और खासकर अगर आप हिंदी पत्रकारिता के उस दौर को देखें तो अधिकांश राजनीतिक लोग ही पत्रकारिता में आए, और शायद ये भी कह सकते हैं कि उनको और कहीं नौकरी फोकरी नहीं मिल रही होगी, तो उन्हें लगा कि यही एक जगह है जहां मुझे कुछ जीविकोपार्जन भी हो जाएगा और क्या कहते हैं कि हम अपनी बात को भी कह सकेंगे। लेकिन वही ये एक तरह से इसकी शुरुआत हुई थी पत्रकारिता की। फिर धीरे धीरे तमाम अखबारों में काम करते हुए दिल्ली पहुंचे। साप्ताहिक हिंदुस्तान ऐसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिका में से मैं जुड़ा और फिर तो जो सिलसिला शुरू हुआ वो चलता ही चला गया। प्रदीप जी ने अपनी शुरुआत के बारे में बताया। प्रदीप जी, जब आप आए तो जिस तरह की पत्रकारिता हो रही थी और जिसमें आप शामिल हुए, आपने उपन्यास लेखन या साहित्य की तरफ अपने कदम कैसे बढ़ाए? मुझे लगता है कि इंटरनेट की थोड़ी समस्या हमारे बीच में आई। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो बताएं, तो आप तो ये उपन्यास की तरफ कैसे आए आप? देखिए संतोष जी कि साहित्य भी एक प्रकार का अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरा मानना है, जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, साहित्य कर लेता हूँ, कभी कभी स्केचिंग भी कर लेता हूँ, चित्र भी बना लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब रचनात्मक माध्यम है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जीवन में बड़ी बोरियत आ गई है, तो मुझे लगता है बोरियत जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप क्रिएटिव आदमी हैं, आपको अभिव्यक्त करना है, उसके मीडियम बदल जाते हैं। पत्रकारिता भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, फोटोग्राफी भी अभिव्यक्ति का है, चित्रांकन भी, और उपन्यास लिखना या लेख लिखना ये भी है। तो मान लीजिए पत्रकारिता करते हुए ठहराव सा अगर महसूस हुआ कि इसमें ठहराव हो रहा है, तो उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। रुके नहीं कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी माध्यम बदलते गए फिर, लेकिन घूम फिर के वहीं आना पड़ता था, क्योंकि रोजी रोटी का साधन पत्रकारिता थी। और एक और वजह रही उपन्यास लिखने की, खासकर जब मैं गुजरात दंगों की कवरेज करके वहां रह के 2 साल 2.5 साल रह के लौटा,
तो मैं किताब लिखना चाहता था, गोधरा टू गांधीनगर। लेकिन अच्छा। वो जो मेरे नोट्स जी, मेरे पास जो नोट्स थे उसकी कुछ नोटबुक मिसप्लेस हो गई। किताब शुरू कर दी थी मैंने, तो हमने कहा वो तो राइट्स का एक प्रकार सा पूरा लेखा जोखा था, तो वो नोट्स मिस हो गए, तो वो किताब स्थगित हो गई। लेकिन मेरे जहन में आया कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, इसको तो कहना ही है। तो हमने कहा क्या माध्यम हो सकता है, तो हमने कहा फिक्शन एक रास्ता हो सकता है जो हमें लिबर्टी भी देगा, कि जो जब हम न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं उसमें लिबर्टी नहीं होती, कि आपकी एक भूल से देश में दंगा भड़क सकता है, आपके एक भूल से न जाने क्या क्या हो सकता है, दो समुदाय में झगड़ा हो सकता है, दो जातिगत समुदायों में झगड़ा हो सकता है। तो लिबर्टी ये मिल सकती है कि जो आप सोच रहे थे कि ये इसके पीछे, इन दंगों के पीछे क्या कहानी थी, तो मैंने एक माध्यम चुना उपन्यास का। और वो मैं कहूंगा जो मेरा पहला उपन्यास है और जो बहुत बेस्ट सेलर भी रहा, उसके कई संस्करण बिल्कुल हो गए, बिल्कुल। कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो उस हम्म वो एक प्रकार से अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुजरात राइट्स है, एंड मेकिंग ऑफ हम्म नरेंद्र मोदी आल्सो। हम्म 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 इत्तेफाक ये रहा कि प्रधानमंत्री जहां जहां भी वो प्रभारी के तौर पे रहे, मैं बतौर हिंदुस्तान के संवाददाता उस राज्य में मेरी ड्यूटी लगी। तो हमारे उस तरह से भी उनके साथ संपर्क रहा है। उनको पढ़ने और समझने में मुझे क्या कहते हैं कि काफी नजदीकी से मैंने देखा तमाम सवाल। जब वो गुजरात गौरव यात्रा में चलते थे, तो मैं उनके रथ में अक्सर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात किया करता था कि ये किया तो क्यों किया, ये किया तो क्यों किया। तो ये एक प्रकार से वो, और ये भी है कि वो एक मतलब आजादी के बाद भारत की मोह भंग की कहानी, वो पूरा मतलब कि जिस तरह से 1967 के बाद नक्सल आंदोलन हुआ, संवित सरकारें बनी, और एक देश में गैर कांग्रेस का एक जो बात शुरू हुआ, और एक मतलब लोगों को लगा था ना कि आजादी के बाद दूध दही की नदियां बह जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। हम्म तो वो जो मोह भंग हम्म का भारत है, और जो नई प्रवृत्ति इस देश के अंदर आ रही है, आपने तो चौथी दुनिया में उसको पूरा उपन्यास लगभग सिरियलाइज किया था, और आखिरी में जी। उसको रोक दिया था कि ताकि उसका सस्पेंस बना रहे, और आपने बना उसको रहे। स्थगित कर दिया। जी। तो मुझे याद है आज भी। प्रदीप जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि साप्ताहिक हिंदुस्तान का कोई रोल था, या आपके मन का ये फैसला था कि हम उपन्यास भी लिखें, क्योंकि आपने मेरा ख्याल है शायद 5 उपन्यास लिखे हैं अब तक। जी, 4 हो चुके हैं, 5वां छपने वाला है, दिसंबर में आ जाएगा। और ये ब्लाइंड लोगों की दुनिया में है, जो दृष्टि हम्म बाधित लोग हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, कि एकदम नया प्रयोग है। और अभी तक जैसे मेरी सूचना है कि इस विषय पे किसी ने नहीं लिखा है। तो रही साप्ताहिक हिंदुस्तान की बात, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग दो ऐसी पत्रिकाएं होती थी देश में, जिनको एक साहित्यिक मुलम्बा चढ़ा हुआ था कि यहाँ पर अच्छे लेखक छपते हैं, यहाँ कविताएं छपती हैं, यहाँ कहानियां छपती हैं। तो मेरी मुझे नौकरी ही इस बात से मिली थी कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और मैं लिखने पढ़ने वाला, मेरी भाषा वैसा ठीक है। तो इसलिए जी। मुझे वहां पर बाकायदे हमने उसका एग्जाम दिया था, तो और उसको पास किया था, फिर इंटरव्यू हुआ था। और वो साप्ताहिक हिंदुस्तान से जुड़ाव से क्या हुआ कि तमाम लोगों से, और इलाहाबाद का होने के नाते तो हमने सबको देखा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, फिराक गोरखपुरी, बिल्कुल ढेर बिल्कुल। सारे ऐसे जो बड़े नामचीन लोग हैं, जो लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं। हमारी उनसे मुलाकात, और मेरे पास तो उनकी तस्वीरों का ऐसा जखीरा है, ऐसी रेयर पिक्चर्स है मेरे पास इन बड़ी महान हिंदी साहित्य की विभूतियों की। वो भी एक बड़ा संग्रह है मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं, छोटा सा बिल्कुल। होता था, कैमरा लेके किसी घर में घुस जाता था, और मेरी एंट्री हर घर के अंदर थी। और खासकर उस घर की महिलाओं के वो मेरे प्रति बहुत आकर्षण एकदम बच्चे की तरह रखती थी, और मैं फोटो खींचता ही नहीं था, उनको बना के भी मुफ्त में दे आता था। तो इसलिए मेरी एंट्री कभी बाधित नहीं हुई किसी लेखक के घर में। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान की एक भूमिका थी। और साप्ताहिक हिंदुस्तान में आने से पहले मेरी कई किताबें छप भी चुकी थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं एमए में पढ़ रहा था, तो मैंने जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो अंधेर नगरी है उसका संपादन किया। हम्म और आईएएस में अच्छा। उस दौरान उसकी परीक्षा में हिंदी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो जो मेरी हम्म किताब है, जब मैं विद्यार्थी था, तब आईएएस में के जो विद्यार्थी थे, जो क्या कहते हैं कि उसकी तैयारी करते थे, तो मेरी किताब वो उसको पढ़ते थे। वो एक प्रकार का अंधेर नगरी के लिए उसकी जो संपादकीय थी, वो एक गीता के समान। प्रदीप जी,
जो जो जानना मुझे ये है कि वो ये कि जिस दौर में आप पत्रकारिता में आए, या आपने अपने मन की अभिव्यक्ति का एक साधन पत्रकारिता को बनाया और जो सफलतापूर्वक आपने बनाया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी रास्ते कभी इधर कभी उधर, कभी किसी तरह की पत्रकारिता कभी किसी तरह की पत्रकारिता, उधर वो मुड़ गए। पर आपने जैसा कहा कि एक पौधा ऐसी रही जिसने कभी भी लोगों को नहीं छोड़ा। देखने का नजरिया भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन उसने लोगों को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से आपने उपन्यास लिखा, जिस तरीके से रिपोर्टिंग की, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आज अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस समय की पत्रकारिता के ऊपर प्रदीप सौरभ जी की टिप्पणी क्या है? देखिए कि मुझे लगता है कि बाजारवाद ने क्या कहते हैं कि पत्रकारों की कमर तोड़ दी है। और अब जो पत्रकार आ रहे हैं वो या तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कोई मास कॉम करके आ रहा है, कोई आईएमसी से करके आ रहा है। वो मैं बतौर संपादक भी मैंने बहुतों का इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा आपको क्या आता है जी, तो वो कहते हैं जी मैंने आईएमसी से पास किया, मैं टॉपर हूँ। और उनसे जब ये पूछा जाए कि जरा ये कंप्यूटर में बैठ के एक स्टोरी एडिट कर दीजिए, तो उनको वो नहीं आता है। और एक तो वो किसी उद्देश्य से नहीं आएंगे, उनके लिए पत्रकारिता आज नौकरी है। और हम लोग जब आए थे पत्रकारिता में, वो दौर जो था वो एक उद्देश्य का दौर था। हम ये नहीं कहेंगे कि मिशनरी पत्रकारिता थी, जैसे कि आजादी के आंदोलन से पहले जो पत्रकारिता थी उसे मिशनरी पत्रकारिता की। मैं नहीं कहता कि मैंने कोई मिशनरी पत्रकारिता की। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हम और हमारे दौर के जो लोग, उन लोगों ने प्रो पीपुल जर्नलिज्म किया। और उस समय भी ऐसा नहीं था कि एक पतली सी धारा प्रो एस्टेब्लिशमेंट धारा वहां उस समय भी मौजूद थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रमुख जो धारा थी वो प्रो पीपुल मतलब जनपक्षी पत्रकारिता की धारा थी उस दौर में, और काफी समय तक रही। और उसका कारण रहा कि उससे निकले हुए लोग, अब वो टिप्पणी नहीं करूंगा कि उस धारा से, आप तो जानते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ है। अब आज चूंकि आप तत्काल टिप्पणी की बात कर रहे हैं, तो वहां भी एक पत्रकार सभापति है, और उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया है वो बहुत, मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते उन्होंने तमाशा जरूर किया उपवास वगैरह करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उनके अंदर वो पत्रकारिता का जरा सा भी बीज मौजूद होता, तो वो डिवीजन के लिए जिस तरह के वीडियो आपने देखे होंगे, जिस तरीके से वो विधेयक पारित किए गए, एक पत्रकार का उस कुर्सी में एक राजनीतिक व्यक्ति होता, नायडू, वेंकैया नायडू सर करते, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन हरिवंश का करना मुझे कहीं ना कहीं कचोटता है। ये मौजूदा पत्रकारिता पर मेरी टिप्पणी है। आपने बहुत साफ कहा, पर इसके बावजूद मैं आपसे इसी सवाल के ऊपर फिर आता हूं। इसलिए आता हूं कि जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं पत्रकारिता का, उस दौर में लगभग जो अच्छे नाम थे, बिल्कुल सही आपने कहा, वो लोगों को अपना केंद्र बनाते थे, और खासकर उसको जिसके पास जो पीड़ित होता था उसको अपना केंद्र बनाते थे। पर प्रदीप जी, आपने जो उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों को लिखने के पीछे, जैसे अभी आपने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के ऊपर आपका उपन्यास शीघ्र प्रकाश्य है और जल्दी ही बाजार में आएगा। बिना अनुभव के उन लोगों की जिंदगी के बारे में लिखना, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अब मैत्रेयी पुष्पा का नाम लेता हूं, मैं उनसे बात कर रहा था। मैत्रेयी जी ने मुझे कहा कि जिस तरीके से साहित्य में लोग आ गए हैं बिना अनुभव के, इंटरनेट और अजीब तरह की कल्पना के ऊपर, इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, वो लोग लिख रहे हैं जिसके लेखन का कोई असर नहीं है। और प्रदीप जी, मैं आपसे एक कटु सवाल पूछता हूँ कि आप तो दृष्टिबाधित हैं नहीं, दृष्टिबाधित लोगों का दर्द आपने कैसे उकेरा होगा, या जी, बहुत अच्छा सवाल है सुभारती जी, मैं समझ गया। तो ये मैं आपको बताऊं इसलिए कि 2000, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि 2010 से लेकर 14 तक मेरे लगातार हर साल उपन्यास आए, ठीक। और 2015 से लेकर ये 2020 खत्म होने वाला है, ये मेरा उपन्यास दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है, ऐसा प्रकाशक ने मुझे, वाणी प्रकाशन ने मुझसे कहा है। अब ये जो 5 वर्ष थे ना, ये मेरे शोध के वर्ष थे।
और इसकी मैं एक संक्षेप में कहानी सुनाता हूँ कि दृष्टिबाधित दो बच्चों ने, एक जेएनयू से पीएचडी कर रहा था और एक जेएनयू, पार्वती नाम की एक लड़की जेएनयू से ही एमफिल कर रही थी मेरे उपन्यास तीसरी ताली पर। वो एक बार मेरे से इंटरव्यू करने के लिए सिलसिले में मेरे घर आए और उनको मैंने पता बताया था। वो जैसे दूसरे लोग आते हैं, पूछते हैं कि मैं वहां पहुंच गया हूँ, उस गेट में पहुंच गया हूँ, अब क्या करूं, तब क्या करूं। वो लोग सीधे आए और उन्होंने घंटी बजा दी मेरे डोर पे और वो मेरे घर के अंदर आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया वगैरह वगैरह और वो चले गए। लेकिन जब वो चले गए तो हमने कहा यार ये क्या लोग हैं, ये एमफिल कर रहे हैं। और वो जो पार्वती की किताब है वो वाणी प्रकाशन ने छापी भी है, किन्नर विमर्श और तीसरी ताली, मेरे उपन्यास का नाम तीसरी ताली है। तो जब मुझे लगा कि यार ये तो अजीब दुनिया है, मैंने उनको दोबारा खाने पे बुलाया, खाना वाना खाया, मैंने एक इच्छा जाहिर की कि हमने कहा मेरे अंदर ये हो रही है और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और तमाम लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ। आप लोग कैसे, रंग का मतलब क्या होता है, सुगंध का मतलब क्या होता है, संगीत का मतलब क्या होता है, रोशनी क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। मैं उन लोगों के साथ रहा और गए, जो हॉस्टल है, मैं देश में घूमा उन लोगों के बीच में, नहीं तो आप समझिए 2000 ब्लाइंड से मैं मिला और मैं लिख भी नहीं पा रहा था। 5 साल हो गए, आप सोचिए 5 साल से मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा था। कारण क्योंकि मैं अपने को अंधा कर ही नहीं पा रहा था। जिस दिन मैंने अपने को अंधा बना लिया उस दिन मैंने ये उपन्यास लिखा है। और ये जो बात अभी आपने कही कि आजकल के लोग, वो चाहे मैत्री जी कहें चाहे जो, मैं कहूंगा कि ये जो पुराने लोग हैं, मैं भी कोई नया नहीं, मैं भी 60 पार का आदमी हूँ, तो ये जो लोग हैं इन लोग के अनुभव नहीं है, ये आज की दुनिया को नहीं जानते, ये कॉल सेंटर्स को नहीं जानते, ये आज पूंजी किस तरह से व्यवहार कर रही है, मीडिया किस तरह से हो रहा है, लेकिन प्रिंटिंग कैसे हो गई है, वो जमाने नहीं रहे आज के। मेरा तो मानना है कि अगर किसी समय को पढ़ना है तो उसके इतिहास को तो आप पढ़िए पढ़िए, लेकिन उस समय के उपन्यास को भी पढ़िए। अगर आप वियतनाम युद्ध के बारे में आपने इतिहास को पढ़ा है तो वियतनाम युद्ध के समय जो सबसे बेहतरीन उपन्यास है उसको भी आप पढ़ेंगे, तब आप उस समय के जीवन और संघर्ष के बारे में और पूरी उस दौर की मानसिकता को समझ पाएंगे। इसलिए जो उपन्यास कंटेम्परेरी नहीं है, अपने समय को मतलब संबोधित नहीं होते हैं, वो उपन्यास नहीं हो सकते और वो चर्चित भी नहीं होते। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे सारे उपन्यास कई कई एडिशंस में, कई भाषाओं में हुए। अभी तो ये क्या कहते हैं कि इसको अवार्ड भी मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये तीसरी ताली जो हिजड़ों पर केंद्रित था मेरा उपन्यास, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अवार्ड मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको मैंने रीड किया जाकर वहां पर उसका अंश। तो ऐसा नहीं है कि ये होता है क्या कि आप तो पढ़ते नहीं है, आप लोग तो आशीर्वाद की मतलब मुद्रा में हो जाते हैं कि हमने 15 किताब लिख ली, हम तो महान कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूं कि इतिहास का कूड़ेदान इतना बड़ा होता है, उसमें कौन कौन प्रदीप सौरभ और कौन मैत्री और कौन फलाना फेंक दिया जाता है, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए इतिहास के कूड़ेदान से डरना चाहिए इंसान को। और अपने समय को अगर आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, ना तो आप कहानी लिख सकते हैं, ना पत्रकारिता कर सकते हैं, कोई भी रचनात्मक माध्यम आप देखिए ना, चाहे चित्रकला हो, आप उन कलाओं की प्रासंगिकता बनी रहती है संतोष जी, जो अपने समय को संबोधित होते हैं, वहां उस समय की को अभिव्यक्त करते हैं, तभी उस रचना में कोई दम होता है, तभी लोग पढ़ते हैं उसको, तभी उसकी मांग होती है। ये कोई, और खासकर हिंदी में तो वैसे भी क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा की तुलना में क्या कहते हैं कि काफी रीच कम है, उसको बेशक बोलने वाले काफी हैं लेकिन पढ़ने वाले अभी भी कम है। जो आज हिंदी की पुस्तकें छपती है उनकी प्रसार संख्या पहला संस्करण 1000 का छपता है और वो बिक जाने के बाद लोग कहते हैं कि मेरा बेस्ट सेलर है। 1000 किताब का क्या बेस्ट सेलर, 3 एडिशन हो गए तो 3000 किताब बिकी आपकी। तो ये बेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट अभी मुझे नहीं लगता कि हिंदी में, लेकिन हिंदी के बहुत सारे लेखक हैं जो अपने को बेस्ट सेलर होने के दावा कर सकते हैं और करते हैं। मेरे भी उपन्यास 3-3, 4-4 संस्करण हो चुके, तो क्या वो बेस्ट सेलर है? मैं नहीं मानता कि 5000 किताब। हाँ, लेकिन हिंदी में एक और अच्छी बात होती है कि एक किताब को 10-10, 20-20, 50-50 लोग पढ़ते हैं, घूमती है। मैं बनारस गया था तो वहां कुछ विद्यार्थी मिले जो शोध कर रहे थे मुन्नी मोबाइल पे, तो मैंने देखा उनके हाथ में, सबके हाथ में फोटो कॉपी है उसकी। तो जब आप फोटो कॉपी कराकर सस्ते में वो किताब हासिल कर रहे हैं तो पुस्तक कहाँ से बिकेगी? और अगर पुस्तक नहीं बिकेगी तो हिंदी के लेखक को अपने पेट के लिए वो पत्रकारिता करना पड़ेगा या रेलवे में नौकरी करनी होगी या किसी तरह की दूसरी नौकरी करनी होगी। जो रॉयल्टी स्टेटमेंट आते हैं साल के अंदर, वो तो कोई हिंदी लेखक
क्या बताएगा, उसको तो बताने में भी शर्म आ जाएगी संतोष जी। ये बस आप समझ लीजिए कि बस लेखन है और हो रहा है, लेकिन वो माध्यम है और सशक्त माध्यम है, और इसलिए मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूंगा कि कुछ नए विषयों पर लिखूं। बहुत प्रदीप जी, मैंने इधर एक अनुभव किया, मैं जहां जाता हूं वहां बात करने की कोशिश करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम जानते हैं? नहीं जानते। आप उदयन शर्मा का नाम जानते हैं? नहीं जानते। आप मनोहर श्याम जोशी का नाम जानते हैं? अभी मैं ये नाम वो ले रहा हूं जो आपके हमारे समय के हैं। मनोहर श्याम जी जोशी जी जी का जी नाम जी, जानते हैं? साप्ताहिक हिंदुस्तान के नहीं, संपादक भी हम थे। नहीं जानते। वो उन्होंने कोई सीरियल वीरियल लिखा था। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह पर पत्रकारिता पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट्स में, जहां पर अज्ञे को न जाना जाए, रघुवीर सहाय का नाम न जाना जाए, मनोहर श्याम दिनमान जोशी के का नाम न संपादक जाना रहे ये जाए, लोग, बताइए। हाँ, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम न जाना जाए, उदयन शर्मा का उदयन न शर्मा जाना का जाए। ना जाना जाए, आप तो रविवार में रहे हैं। इसीलिए इन लोगों के नाम, ये जो अपने जमाने के स्टार जर्नलिस्ट रहे हैं, इन लोगों के बारे में न जाना जाए और हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ती जाए, तो इसको देख के मुझे ये लगता है प्रदीप जी कि जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, कि जिस तरह की पत्रकारिता आज हो रही है और जिस तरह टेलीविजन ने बिल्कुल मुख्य मुद्दों से अलग हट करके लोगों को एक भ्रम जाल में फैला दिया है पूरे देश को। जैसे इंद्रजाल पहले होता था, वो कहते थे कुछ किसी जादूगर ने ताजमहल को लोगों की नजरों से ओझल कर दिया, ये कहानियां चलती थी। ठीक वही स्थिति आज है कि भूख है, बीमारी है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, लोगों के बीच का। आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसी रिपोर्ट जो दो समुदायों के बीच में दंगा करा दे, या ऐसी रिपोर्ट जो जातीय युद्ध भड़का दे, वो सावधानी रखनी बहुत जरूरत है, जिसका जिक्र आपने किया। पर मैं यही कह रहा हूं कि हो यही रहा है कि इस समय लोगों का ध्यान उनके मुख्य मुद्दों से, लोगों का ध्यान उनके पेट से, लोगों का ध्यान बदलते हुए हिंदुस्तान के अंतर विरोधों से हटाने की जो कोशिश हो रही है, इसको देख करके संपादक प्रदीप सौरभ को क्या लगता है कि हम हिंदुस्तान में सही पैदा हुए इस अवसर पर या गलत पैदा हुए? क्या क्या लगता है? देखिए संतोष जी, मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप मुझे नहीं है, और बेशक बहुत निराशा भरा समाज है इस समय, और सच को सच नहीं कहा जा रहा है, और मतलब अवैज्ञानिकता की तो हद ये है कि ताली थाली बजाने से लेकर दिया और बत्ती तक कराई जा रही है, ये अवैज्ञानिकता है। लेकिन जो जो समूह है, जो मीडिया समूह है, जो बड़े बड़े समूह है जहां हम लोगों ने भी काम किया, वहां एक लिबर्टी मिलती रही है, लेकिन आज वो लिबर्टी वहां पर खत्म हो गई है। लेकिन इसके समानांतर एक विकल्प और पैदा हुआ है, जहां पर हर आदमी पत्रकार है, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं। हर आदमी अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, और सोशल मीडिया से इतना डर पैदा हुआ है कि कोई अगर तीखी पोस्ट लिखता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, विभिन्न तरीके से परेशान किया जा रहा है, प्रोफेसरों को परेशान किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को। अब चक्का जाम शब्द का जो भी है, जो लोकतंत्र का है, ये सब हम लोग कहते थे अल्लाह बोल, चक्का जाम, तो ये अलोकतांत्रिक कहा जा रहा है। ये एफआईआर में इन शब्दों को कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप पूरे समाज में घूमे देश में, तो एक असंतोष तो है, और असंतोष इसलिए भी है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल के अंदर। और पूरा अगर आप पिछले 14 के बाद का इतिहास देखें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को देखिए, माइनस में जीडीपी जा रही है। हर तरह से मतलब आदमी जो है वो परेशान है। तो ये जब परेशानी होती है, अगर आप वो 75 जब इमरजेंसी का दौर याद कीजिए, आपको तो अच्छे से याद होगा कि कहीं कोई नहीं थी। लोग कहते थे कि नहीं, इंदिरा गांधी का कोई विकल्प नहीं, बहुत स्ट्रांग लेडी है, बहुत, और वो बिहेव लाइक डिक्टेटर आल्सो, वो तानाशाह के रूप में भी उभरी। लेकिन वो चुनाव भी मुझे याद है कि कोई चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा था, जनता लड़ रही थी। हम लोग को याद है कि जब चंद्रशेखर रामधन वगैरह की पीडी टंडन पार्क में होती थी रैलियां आप लोगों की, तो हम लोग चादर लेके घूमते, तो लोग अपनी सैलरी निकाल के दे देते कि भैया इससे मुक्ति दो। और वो बदलाव हो गया इस देश में, बिना क्रांति के, बिना लाठी के, बिना गोली के। और एक और दिलचस्प बात ऐतिहासिक है इस संदर्भ में
कि एक ऐसी पार्टी की सरकार बनी जो पार्टी ही नहीं थी। तो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसका पहला अधिवेशन सरकार बनने के बाद हुआ था। पार्टी का विधिवत गठन बिना अधिवेशन का नहीं होता है, ये भी इस देश के अंदर है। तो इसलिए घबराने की चिंता नहीं बात है। मैं बहुत आशावान ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, और वो कोई नहीं, पत्रकारिता से नहीं होगा तो ठीक है। आज पत्रकार, आप देखिए कि अभी 2-3 दिन से घटनाएं घट रही हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उसमें जो पत्रकार हैं जो एकदम चैनल सोकार्ड नेशनलिस्ट के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे जो आड़ में कर रहे हैं, उनके पत्रकारों को किस तरह से धुनाई हो रही है। अच्छा, तुम तो जाओ सुशांत को दिखाओ, ये सब इस तरह के सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं, आप जरा देखें तो। ऐसा नहीं है, आक्रोश है। कितने बीमारी के समय, कोरोना के समय हजारों हजार किसान क्या कहते हैं सड़कों पर हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। तो इसलिए घबराने की चीज नहीं है। मैंने जनता पार्टी वाला दौर देखा है, इमरजेंसी का दौर देखा है, इस इमरजेंसी से भी निपटा जाएगा। और जनता, हिंदुस्तान की जनता पर जिसने विश्वास किया, लोग कह देते हैं ना कि अरे जनता तो मूर्ख है, ना जनता मूर्ख नहीं, इस देश की जनता ने जब जब बदलाव किया। हाँ, एक बात है, यहाँ पर ब्लडशेड नहीं होता है, रक्त क्रांति नहीं होती, यहाँ पर ठप्पा लगा के पलट दिया जाता है। और वो चुनाव मैं भूल नहीं सकता हूँ जो इमरजेंसी के बाद हुआ था कि पोलिंग ऑफिसर ही छापे दे रहा था, हल लिए किसान, हल लिए किसान, हल लिए किसान, तो वोट हो गया जी, जनता पार्टी को हो गया, हाँ जी हाँ हो गया। इस तरह से मैंने तो खुद ट्रेवल किया है उस पूरे चुनाव के अंदर और देखा है। तो इसलिए निराशा की बात नहीं है। आपके पास वैकल्पिक मीडिया आ गया है, वैकल्पिक पत्रकारिता है, जिसको आप सोशल मीडिया के जरिए से कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और लेकिन उसको भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो वैकल्पिक मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हुई। एक तो फेसबुक ने और जितने भी फेसबुक से संबंधित यूट्यूब वगैरह हैं, इन लोगों ने क्या किया है, कुछ शब्द फीड कर दिए हैं। अभी आपने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया शब्द का, चक्का जाम, आंदोलन, इस तरीके के शब्द जिस पोस्ट में आएंगे वो पोस्ट वो पोस्ट हट जाती है फौरन। एक तो इन लोगों ने ये फीड कर दिए हैं वर्ड, करीब मेरा ख्याल है 1000-1500 वर्ड हैं कि अगर आपकी पोस्ट में वो वर्ड हैं वो हट जाएगा। एक दूसरा, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये सुरेश के चौहान के संदर्भ में जो दिया है कि सबसे पहले सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये सोशल मीडिया देश में दंगा या अशांति, असंतोष, विद्रोह फैला सकता है, इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। वो टेलीविजन के लिए कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लोग, सरकार कह रही है कि पहले सोशल मीडिया को करो। इस स्थिति को मैं इसलिए आपसे इसके ऊपर जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप बहुत ऐसे स्वभाव के आदमी हैं जिनको तकलीफ होती है सिचुएशन को देख करके, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, आपको होती है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि कल की घटना, जिस तरीके से 2 टेलीविजन चैनल के पत्रकार आपस में माँ बहन की गाली देकर के बंबई में भिड़ गए और बाकी लोगों ने उस एक चैनल को वाले को मारा, और ये कह करके, क्योंकि वो सबको गालियां दे रहा था, जितने लोग वहां थे वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, ये स्थिति आ गई। तो ये स्थिति प्रदीप सौरभ जब पत्रकारिता में आए थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होती। मैं सोशल मीडिया के बारे में भी आपसे पूछता हूं और इस स्थिति के बारे में पूछता हूं। देखिए, जहां तक फेसबुक की बात है, फेसबुक ने आपकी पोस्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दी है कि वो 100-200 आदमी तक ही जाएगी, और अगर आपको ज्यादा भेजना तो आप पैसे दीजिए। नंबर 1, वो बिजनेस मॉडल है उनका। दूसरी चीज, इस तरह की जो हरकत फेसबुक ने की है उसको अमेरिका में भी मुकदमा झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आई है बात कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की, मैं इसको एक षड्यंत्र मानता हूँ। मैं उसको मानता हूँ कि वो एक अभिव्यक्ति का ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपने तो सारे मीडिया हाउसेस, आज लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो खबर है, लेकिन खबर कौन छापता है? कितने स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, ब्यूरो चीफ मिलते हैं, वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। क्यों? कहते हैं कि अगर हम लिख भी देंगे तो छापेगा कौन, और छापेगा कौन? संपादक की क्या औकात रहेगी? वो चपरासी की तरह है। संपादक की आज कोई औकात नहीं। संपादक की औकात ये सिर्फ ये कहा जाता है कि 50 आदमी निकाल दो भैया, तो 50 की लिस्ट बना के वो थड़ रिट्रेंच करता है और 50 निकाल दिया, जी जय हिंद, 50 हमने निकाल दिए सर, मेरी पक्की है ना सर। और ऐसा भी होता है कि 50 निकाल दिए, चैन अब आपका ही नंबर है, 51 में आप चलिए, आप भी चलिए। तो आज संपादकों की ये हालत है, वो स्टैंड नहीं लेते। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जब मैं संपादक था, जब मैं ब्यूरो चीफ था, तब
अगर कोई मैंने असाइन किया है स्टोरी, अगर उसमें कोई मैनेजमेंट को बात है और रीडर मुझसे कह रहा है, तो मैं स्टैंड लेता था कि नहीं, ये स्टोरी मैंने करवाई है और ये आप समझिए कि मैंने की है, जो सजा होगी मैं लूंगा। कितने लड़कों से आप पूछ लीजिए जिन लोगों को मैंने बचाया, और बतौर संपादक मैंने ये स्टैंड लिया है कि ये, और लड़ा भी हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत दिलचस्प। राजेंद्र जी अवस्थी इतने जी। बड़े संपादक थे और इतने हम्म। बड़े साहित्यकार, लेखक, और साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बिनी दोनों के संपादक। दोनों के तो थे, एक बिल्कुल। गंगा प्रदूषण पे एक रिपोर्ट जा रही थी और उसको मैं एडिट कर रहा था। तो उसमें क्या था कि मथुरा के आसपास बिरला जी की, जो कि के बिरला, जो उनके हिंदुस्तान टाइम्स के बिल्कुल ओनर है, मालिक थे, तो हाँ। वहां उनकी कुछ फैक्ट्रियां थी, उससे भी उसमें क्या कहते हैं कि वो प्रदूषण उन फैक्ट्रियों से भी जा रहा था। तो अवस्थी जी ने पढ़ा हम्म। उसको, तो ऐसी चीजों को बहुत ध्यान से देखते थे कि वो नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा यार ये तुम इसको काट दो। हमने कहा जी मैं तो नहीं काट सकता। कहने क्यों? हमने कहा मैं गंगा तो नहीं को मोड़ सकता हूँ। गंगा जहां से बह रही है, गंगोत्री से लेकर बंगाल तक जा रही है, गंगा सागर तक, वो जैसे जा रही हो जाएगी। जो फैक्ट्रियां हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है निकले, कहीं नहीं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हम लोग तो जवान छोरे थे और राजनीतिक से आए थे, आंदोलनों से निकले बच्चे थे, कोई परवाह नहीं होती थी नौकरी पोकरी क्या होती है। हमने कहा जी हमसे तो ना होगा। तो मुझे याद है कि अवस्थी जी ने, वो ब्रोमाइड का जमाना होता था, और जी अवस्थी जी ने वो ब्लेड लेकर उतने हिस्से को अपने हाथ से काटा और मैंने नहीं काटा। कितने बार इस तरह के हमारे मतभेद हुए, लेकिन कभी भी मन में रंज नहीं रखा। मृणाल पांडे से बहुत मतभेद हुए हमारे, और कोई भी मतलब संपादक हमारे रहे, लेकिन मैं पूरे तर्क से अपनी बात रखता था और पुरजोर तरीके से रखता था। और आज कोई भी साहस नहीं आपको तो याद होगा कि जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे, तो सर शब्द का उदय हुआ था क्या? SIR, सर। हम लोग ये कहते थे भाई बिल्कुल साहब, प्रभाष भाई साहब, बिल्कुल संतोष भाई बिल्कुल साहब, प्रदीप बिल्कुल भाई साहब, भाई साहब ठीक नहीं है। संपादक को हम लोग भाई साहब कहते थे। ये बिल्कुल अचानक बाजार बिल्कुल। ने, अचानक कैप जो ये पूंजी है, उसने ये कॉलोनियल वर्ड इस मीडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उस कॉलोनियल मेंटेलिटी की ओर पूरी पत्रकारिता बढ़ती चली गई। तो ये जो आप समझिए भाई साहब से सर की जो यात्रा है, आपका सवाल इसी का जवाब इसी के अंदर अंतर्निहित। बिल्कुल। प्रदीप, आप जब लोगों से मिलते हैं, अपने दौर के लोगों से, बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, क्योंकि जब हमने आपके नाम की घोषणा की तो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट लिखी, जिनमें से एक पोस्ट का हमने इस्तेमाल वीरेंद्र सेंगर ने आपके लिए लिखी थी। हमने मैंने उसी को पढ़ा, वो आपके, आपके उसमें लिखा था उन्होंने। हाँ, आपके प्रचार में हमने उसी का इस्तेमाल किया। हमने कहा वीरेंद्र ने जो लिखा है, वीरेंद्र सेंगर ने बिल्कुल मन की अपने भावों को उकेर दिया है। ये ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं, जो उस दौर के लोग हैं, जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने सिस्टम से कुछ कमाया नहीं, कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन कलम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी, और इसीलिए उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। प्रदीप सौरभ जैसी जो टीम है, इनके साथ जब कभी आपकी मुलाकात होती है, किसी भी जगह पर, कहीं 2 मिलते होंगे, 4 मिलते होंगे, 5 मिलते होंगे, जी कहीं कहीं तो लोग मिलते होंगे, जी मिलते उनके हैं मन बिल्कुल। अब जैसे में इस समय क्या चल रहा है? जैसे कि बीरेन जी की बात आपको करूं, बीरेन जी और हमने साथ कभी काम नहीं किया। वो जब चौथी दुनिया निकल रहा था लक्ष्मी नगर से, तो मैं वहीं रहता था निर्माण विहार में। तो आते जाते नीचे शुभम ढाबे में खाना वाना खाना होता था, ऊपर चढ़ के गपशप, आलोक पुराणिक और राम गोपाल जी, कमल भाई, ये सब लोग थे। तो वो रास्ते में था, वहां स्कूटर रोक के अपना हम लोग खाया करते थे। वीरेंद्र जी के साथ हमने काम नहीं किया, लेकिन हम लोग तमाम जनपक्षी आंदोलनों में एक साथ इकट्ठा हो जाया करते थे और संघर्ष किया करते थे, लड़ते थे। और आपको ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब वीरेंद्र जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो अहमदाबाद में उस रात मेरे ही घर पे थे। हमने उनको जी बुलाया था, हमने कहा खाना वाना खाते हैं उनको। आज जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उस समय उनके साथ उनको ट्रेवल कर रहा था। तो वो सर्किट हाउस में रुके थे, तो हम खाना खा के वहां, मेरे पास सेंट्रो कार होती थी, तो मैंने उनको बैठा के वहां अगले दिन वहां पर छोड़ा था। फिर 3 घंटे बाद पता लगा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वीरेंद्र जी भी बुरी तरह से घायल हुए और वो अस्पताल में भर्ती हुए। और वहां पर फिर हमने देखा, जाके अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे, बहुत सीरियस था। तो मैंने शीशे से देखा, तो हमने कहा सूचना कैसे दी जाए। फिर मैंने यहाँ दिल्ली अपने अखबार में बोला, हमने कहा आप अमर उजाला को इन्फॉर्म कीजिए वहां पर किसी को, और वहां से नंबर लो। और फिर इस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन दी, उनका मैंने वहां पर केयर किया। तो ये रिश्ता है कि हम लोग साथ काम नहीं करते थे। और जब मैंने वो पोस्ट देखी, तो आप
विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बहुत भावुक हो गया कि हमने कि यार सेंगर जी ऐसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति ने इस तरह की बताओ। हमें ये लगा कि वो कितना समझते हैं और हम लोग अपने समकालीनों को कितना समझते हैं, ये उस पोस्ट को प्रतीक के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि हम भी उनके प्रति, और आप उनसे बात करते हैं, हम लोग अक्सर मिलते हैं कि वो फोन आ जाएगा कि और चलो मिलते हैं हर 15 दिन में, चाय पी के अपना दोपहर में वो लोग आते हैं, शंकर सुहेल हैं, कई लोग हैं जो दिन में हम लोग मिल मिला के अपना बातें होती है, पुरानी यादें होती हैं। और वो वीरेंद्र जी की मुझे वो एक स्टोरी भी बड़ी याद है कि वो जो महेश योगी के जो थे वेद पंडित ढाबे में बर्तन धो रहे हैं, शायद उसकी बिल्कुल ये बिल्कुल तो ये वीरेंद्र जी की स्टोरी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो ये स्मरणीय होती है। आज आप बताओ अखबार के अंदर कौन सी स्टोरी है, कौन सा खुलासा है। एक साथ 21-22 ये सीएजी रिपोर्ट रख दी गई आखिरी दिन संसद के पटल में। सीएजी रिपोर्ट एक एक करके आती थी, हम लोग कितना लिखते थे, ताकि एक साथ पटक दी गई ताकि अगर अखबारों में कुछ छपे तो छपेगा नहीं, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है, मालिक से लेकर संपादक तक सब बिके हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। और कोई बिल्कुल एक्सप्रेस टाइप का छाप दे गए कार्ड तो छपी है रफेल को लेकर कि वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी वो नहीं हुई। लेकिन 21-22 जो सीएजी रिपोर्ट है, मतलब आप मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि कम से कम 200 स्टोरी है उसके अंदर, 200 घपले घोटाले हैं। ये सीएजी जो था जो यूपीए 2 को ले मरा, ये हवा का जो विजुअलाइजेशन कैग ने किया था माननीय विनोद जी ने, कि वो हवा का, जो कि ये काम नहीं है सीएजी का। सीएजी का काम है अकाउंटिंग, क्या आया, कहाँ खर्च हुआ, कितना गलत है कितना सही है, ये है सीएजी। ये कि ये इतने का स्पेक्ट्रम बिक जाता, इतने करोड़ का बिकता, तो ये है। तो जो जो अंततः क्या कहते हैं कि वो सब फर्जी निकला, वो सब खत्म हो गया। लेकिन सीएजी भी क्या कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से ये संसद चली है, बहुत शर्मनाक है। हमने तो इतने साल राज्यसभा को कवर किया है, उच्च सदन को, कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ठीक है आपको अपनी बात रहनी है, सरकार जो चाहती वो करती है, चाहे यूपीए हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो, लेकिन कुछ नैतिकताओं का हवाला देकर वो वीडियो बहुत शर्मनाक है कि चारों तरफ जो मार्शल खड़े हुए हैं, अपोजिशन इधर खड़ा हुआ है कोरोना काल में, और उधर माननीय हमारे उपसभापति जी पास करा रहे हैं धड़ाधड़। अगर इतना ही है सशक्तिकरण किसानों का, मैं कहता हूं, तो डायलॉग करिए किसानों से, वो सड़कों पर क्यों है? आपने आलू प्याज तमाम आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया, यही तो होल्ड की चीज है। ये आप किनको बढ़ावा देना चाहते हैं? ये सारा जो ग्रोसरी है इसमें अडानी अंबानी आ रहे हैं, तो ये सब चाहिए होगा ना कि ये टनों अरबों टन आएंगी चीजें, तो होल्ड है तो होल्ड में नहीं मानी जाएगी। प्रदीप जी आ चुके हैं और अब उसको जो कानूनी स्वरूप दिया है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आज पूरे देश में ज्यादातर किसान सड़कों पे जब हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज का विषय ये नहीं है। आज का इसके बारे में हम कल से बात करेंगे। मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको अपनी कौन सी रिपोर्ट्स याद हैं जिन रिपोर्ट्स के ऊपर आप गर्व कर सकते हैं? देखिए, मैं एक कवर स्टोरी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान की, राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र सैनिक छावनी में, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही हमने कवर स्टोरी लिखी। और जो मुझे सबसे ज्यादा स्मरणीय है, क्योंकि मैंने बहुत दंगे कवर किए हैं देश में, और मैं दंगों के शहर में पैदा हुआ हूँ, इलाहाबाद, जहाँ पर छोटी छोटी बातों में दंगे हो जाते हैं। लेकिन वो ठीक है, अभी थोड़े दिन, हफ्ता 5 दिन जब लोग बिलबिलाने लग जाते हैं घरों में अपने, फिर कोतवाली में दोनों समुदाय के बड़ी दाढ़ी वाले और चंदन फुटारी वाले आ गए, माला पहना दिया, फोटो छप गई अखबार में, तो फिर सब शांत हो गया। तो हम तो ऐसे शहर से आते हैं, तो मैंने बहुत दंगे देखे हैं। तो गुजरात दंगे की जो रिपोर्टिंग मैंने की है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। गर्व इसलिए भी है कि मैंने तमाम नैतिकताओं, मर्यादाओं, पत्रकारी अनुशासन को रखते हुए वो की है, कोई भी भड़काने वाली, लेकिन मैं फैक्ट से पीछे नहीं हटा। और वहां पर मेरा इतना बढ़िया नेटवर्क खड़ा हो गया था कि जिन गाड़ियों में दंगा पीड़ित जाते थे, उनके एम्बुलेंस के ड्राइवरों के नंबर मेरे पास थे, वो मुझे डायरेक्ट बात कराते थे। जहां पर गोली चल रही होती थी वहां तक मेरा फोन पहुंचता था। तो मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क था, और मैंने बहुत क्या कहते हैं, मुझे उसका काफी गर्व है कि। और इसके अलावा मैंने कॉलम लिखा, 6-7 साल मैंने हिंदुस्तान के एडिट पेज में कॉलम लिखा, तारीफ आपकी, पर्सनालिटी ऑफ द वीक,
एक कॉलम हिंदुस्तान छोड़ने के बाद हमने सिंडिकेटेड शुरू किया था, अक्कड़ बक्कड़, जो इशू ऑफ द वीक होता था, अक्कड़ बक्कड़ नाम से। वो कॉलम हमने लिखा, वो भी काफी चर्चित रहा और देश के न जाने कितने अखबारों में एक ही दिन छपता था। तो करने को तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में कला साहित्य और थिएटर पे कॉलम लिखा, दर्शन प्रदर्शन के नाम से। तो कोई एक दो नहीं, लेकिन हम जो चाहते थे हमने अपनी दिल से, अपनी इच्छा से और अब बिना किसी समझौते के काम करना सीखा। और हमने अगर अच्छा किया होगा तो इतिहास याद रखेगा, नहीं तो इतिहास उसको कूड़ेदान में डाल देगा। हम तो सीधी बात मानते हैं कि इतिहास का पूरा घर बहुत बड़ा है, कितने आए और कितने चले गए। खुशवंत सिंह भी है, अब देखिए कौन, आपने खुद ही कहा कि इतने लंबी सूची आपने बताई थी, इनको आज का नौजवान कहाँ जान रहा है। ना वो पढ़ने से उसका रिश्ता है, ना लिखने से उसका रिश्ता है कि आईएमसी से या कहीं से भी डिप्लोमा लो, सरकार में पीआरओ बन जाओ, पत्रकार बन जाओ, कुछ बन जाओ, नौकरी करना है। आप ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे तो कहीं चलो ये बैक एंट्री लो, ये बैक एंट्री है। मास कम्युनिकेशन इज बैक एंट्री। तो ना पढ़ाई होती, हिंदी का अध्यापक पत्रकारिता पढ़ा रहा है, बताइए, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय, तमाम जगह हिंदी विभाग के अंदर पत्रकारिता विभाग आता है। और हिंदी की तो दुर्दशा के लिए तो मैं इन प्रोफेसरों को भी मानता हूँ कि इनके लोग का बड़ा महान योगदान है कि अभी भी सूर्य कबीर तुलसी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे नहीं जा रहा है, जबकि काफी काम हुआ है। तो ये भी एक जड़ता है, भाषा की जड़ता में। प्रदीप जी, नए आने वाले लड़कों को जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, इनको आपकी क्या सलाह है? आए ना आए, दूसरे प्रोफेशन में जाएं, और यहाँ आए तो उनके सामने क्या खतरे हैं, उनके क्या सपने टूटेंगे या सपने बनेंगे, देश बनेगा, देश बिगड़ेगा, आदि आदि, इन चीजों को लेकर के आपकी सलाह क्या है पत्रकारिता में नए आने वाले लड़के लड़कियों के लिए? मैं अपनी बात कह दूंगा, सलाह नहीं है, मैं कोई इतना महान आदमी नहीं कि मैं किसी को सलाह फला दूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके अंदर भगत सिंह है तो कतई मत आना, क्योंकि आपको घेर के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह गली गली, हर गैलरी में, हर कॉरिडोर में मार दिया जाएगा। एक तो आपकी एंट्री नहीं होगी, पहली बात, और एंट्री गलती से हो भी गई तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर आप इसको नौकरी समझ के आना चाहते हैं, करियर समझ के आना चाहते हैं, तो बेशक आ जाए, लेकिन यहाँ पर नौकरी स्थायी नहीं है। आज 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है। आप हर दिन जीते हैं। जिस दिन आप अंदर घुस गए दफ्तर के, तो आप सोचो आपने नौकरी कर ली, आज की दिहाड़ी पक्की, आप दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पे आ सकते हैं पत्रकारिता में। और बाहर निकल गए तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी गई है। अगर कल घुसने दिया सिक्योरिटी ने, मैंने वो दिन भी देखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जब 250-300 लोगों को अचानक आए दफ्तर, बाहर एक लिस्ट लगी थी, उन लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया। वो बेचारे रात को गए थे लेकिन अंदर आने नहीं। तो आज उससे बहुत क्रूवल स्थिति है, एकदम क्रूर स्थिति है। नौजवान पढ़े लिखे, अच्छी अगर नौकरी करनी है तो ढंग की करें, जहां कम से कम उनकी सुरक्षा हो, जहां ज्यादा पैसे मिले। यहाँ संपादक को तो 10 लाख रुपए मिल रहा है, क्यों? क्योंकि संपादक एक कॉर्पोरेट का एजेंट बन के काम कर रहा है, उसको 15 भी मिल रहा है। करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज है संतोष जी, आप भी जानते हो। लेकिन वो जो नीचे वाला आदमी है, 20,000 से उसकी शुरुआत होती है, 40 तक जाती है, 50 तक चली गई, उसके ऊपर जाने लगती है तो कहते हैं भारत माता की जय, नमस्ते, अब आपकी सेवाएं बहुत समाप्त है। 4 वाला बुलाता है कि आपके योगदान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, फिलहाल अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसमें हस्ताक्षर कर दें, ये आपका 1 महीने का क्या कहते हैं वेतन। तो ये इस तरह का है, ये एकदम, मैंने आपको बिल्कुल क्या कहना चाहिए, एक्सरे है ये आज की, स्कैन, एक्सरे का भी बाप होता है स्कैन, सिटी स्कैन है आज की मीडिया का। कि अगर आज के नौजवान को नौकरी करनी है, भगत सिंह बनना है तो नहीं आना है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है तो यहाँ मिल जाती है जोर दबाव से, पॉलिटिकल और ये सबसे भी होता है नौकरी उकरी इस धंधे में। तमाम मैं जानता हूँ कि जो लोग प्रचारक थे, जो लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी थे, वो पत्रकार हुए, विशेष संवाददाता बड़े बड़े अखबारों के। वो जब हम बीजेपी कवर करते थे तो वो हमको खबरें दिया करते थे, अब वो हमारे साथी उठने बैठने लगे। तो ये बहुत, और ये काम अगर मैं ऐतिहासिक तौर पे आपको बताऊं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जब क्या कहते सूचना प्रसारण मंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी।
और वही जो है ना पौधा आज इतने बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया है कि इस तरह की चीजें हो गई। नहीं तो पहले तो ऐसे ही फाड़ के फेंक देते थे, पहले लोगों के अंदर विश्वास होता था। लेकिन आज ये पेशा जिनको नौकरी ना मिल रही वो आ जाए और उनको हो जाती है यहाँ नौकरी तो ठीक है। बाकी आप अगर करना चाहते हैं आप अपना चैनल खोलिए, आप अपना सोशल मीडिया में यूट्यूबर बनिए, और माध्यम है। अगर आप अपने को भी आप दूसरा काम करते हुए भी ये कर सकते हैं, जैसे हमने पत्रकारिता करते हुए उपन्यास लिख दिए, हमने पत्रकारिता करते हुए देश भर में तमाम बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, शिमला अपनी फोटो एग्जीबिशन कर दी, और भी काम कर लिए, चित्रांकन बना लिए, छपवा लिए तमाम मैगजीनों में। तो आप वो उसको क्या कहते हैं, आपका पेशा नहीं हो सकता। संतोष जी, मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ, हालांकि जो भी हमें मिला है वो पत्रकारिता से मिला, और पत्रकारिता मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वो मेरे पास ना होती तो मैं शायद उपन्यास भी नहीं लिख पाता। आज मेरे उपन्यास में जो तथ्य आते हैं, जो आपने अभी कहा था ना, दृष्टिबाधित तो आप है नहीं, तो वो वही पत्रकारिता की ताकत थी जिसने मुझे अंधा होने पे मजबूर किया, जिसके लिए मुझे 5 वर्ष उनके साथ गुजारना पड़ा। तो ये है कि हम उससे खुश हैं, और लोग आए, और अच्छी बात है अगर वो इस तिलिस्म को तोड़ सकते हैं, अगर तिलिस्म तोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि और जिस तरह की पूंजी मीडिया में लगी है वो तो ऐसे ही आवारा पूंजी है, उसका चरित्र ही भ्रष्ट है। और भ्रष्ट चरित्र की पूंजी जो होती है उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी भ्रष्ट और करप्ट। तो ये प्रदीप सौरभ जी थे जिनके बारे में हम लोगों ने मित्र हैं, इनकी ताकत हम जानते हैं। हम प्रदीप जी के बातों को आपके सामने इसलिए लाना चाहते थे ताकि आपको पता चले कि पत्रकार कैसे होते हैं, और अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। प्रदीप सौरभ जी ने उपन्यास लिखे, प्रदीप सौरभ जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको कैसी लगी आप मुझे भी बता सकते हैं, प्रदीप जी को भी बता सकते हैं। लेकिन पत्रकार कैसे होते हैं इसका एक सीधा सीधा उदाहरण प्रदीप सौरभ जी हैं। आज की बातचीत को हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक स्टार जर्नलिस्ट के साथ। और इस सीरीज को आप जितना पसंद कर रहे हैं, स्टार जर्नलिस्ट और ग्रेट एडिटर ऑफ इंडिया, तो इस सीरीज को पसंद करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारी दुनिया में ये देखी जा रही है और सारी दुनिया से इसका रिएक्शन आ रहा है। प्रदीप सौरभ जी ने जो बातें कही वो आपको कितनी लगी, कितनी समझ में आई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी दीजिएगा। नमस्कार।